नाज़रीन 90% यूक्रेनी अपने ही मुल्क का तैयार करदा मालियाती सॉफ्टवेयर मैकडॉग जून 2017 से इस्तेमाल कर रहे थे, जो तमाम सरकारी और गैर सरकारी दफातर में डाटा की कलेक्शन और काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता था। बिजनेस की तमाम मालूमात को खुफिया रखना और दूसरी जगह पर बड़े महफूज तरीके से ये सॉफ्टवेयर उसे शेयर करता था। नाज़रीन, अगर कहा जाए कि 80% यूक्रेन की मईशत और डाटा की सिक्योरिटी का इन्हिसार इसी सॉफ्टवेयर पर था तो गलत नहीं होगा। यूक्रेन ने अपनी फैलती फूलती मईशत के बलबूते पर रूस को अक्सर उसके घर में घुसकर मारने की धमकियां भी दे डाली। ये सोचे समझे बगैर कि दुश्मन अब गोली और तोप से आगे निकलकर किसी और महाज से उस पर निशाना बांध रहा है। बस इस मौके की तलाश थी जो कि आखिरकार आन पहुंचा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल तारीख की दुनिया और मैं हूं डॉक्टर अली। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको साइबर वॉरियर की उन चंद में से 2 कहानियों को बयान करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके अड़ोस पड़ोस में किस किस्म की खौफनाक वर्चुअल आर्मीज तैयार हो रही हैं और हम अभी तक सिर्फ एटम बम और गौरी गजनबी को ही अपने तहफ्फुज की जमानत समझे बैठे हैं। नाज़रीन, यूक्रेन की बैंकिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री, लाइन और बिजली का निजाम, सरकारी और गैर सरकारी तमाम इदारे मैकडॉग की वर्चुअल बिल्डिंग में अपनी अपनी सल्तनत कायम किए यूक्रेन की अजमत के निशान बने हुए थे कि मुकर्ररा वक्त पर मैकडॉग की अपडेट आती है और जो ही कंपनीज मैकडॉग को अपडेट करती हैं, चंद ही घंटों में तकरीबन आधा यूक्रेन किसी अनदेखे हाथों में यरगमाल हो चुका था। कंपनीज के कंप्यूटर्स पर डायरेक्ट स्क्रीन शो हो रही थी, तमाम डाटा फ्रीज हो चुका था, कोई फाइल कहीं भेजना तो दरकिनार देखना भी मुमकिन नहीं रहा था। यूक्रेन को सबसे ज्यादा नाज़रीन झटका उस वक्त लगा कि जब उनके साउथ यूक्रेन का इलाका जो कि बिजनेस हब है, वहां से वो पूरी दुनिया को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उस इलाके के पावर ग्रिड का कंट्रोल भी हैकर्स ने हासिल कर लिया और पूरे एरिया की बिजली बंद कर दी गई। अगरचे कुछ वक्त के बाद बिजली ऑन भी की तो उसके वोल्टेज को कम ज्यादा करने लगे, जिससे यूक्रेन की डिवाइसेस तबाह होने लगी। नाज़रीन, पूरे मुल्क में ऐसी अफरा तफरी मच गई कि जैसे दुश्मन टैंक और तोपें लेकर हमला आवर हो गया हो, लेकिन यह हमला इससे कहीं ज्यादा खौफनाक था। अब यूक्रेन की सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ पांव फूल गए। अगर वो कहीं कम्युनिकेशन भी करते तो उन्हें भी कहीं न कहीं सुना जाना था। यूक्रेन ने दुनिया भर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिरीन बुलवाए, लेकिन मसला जो था वैसा ही रहा। लेकिन पूरा यूक्रेन यरगमाल हो चुका था। कम्युनिकेशन, बिजनेस, एजुकेशन, बैंकिंग तकरीबन तबाह हो चुकी थी। अगर आप इस साइबर अटैक में होने वाले माली नुकसान का अंदाजा लगाना चाहें तो इस बात से लगाएं कि 1 हफ्ता चलने वाले उस साइबर स्ट्रॉन्ग में $10 अरब का नुकसान हुआ। नाज़रीन, अगर मुल्क के ओवरऑल नुकसान जिसे के नोटोपिया कहा जाता है, यूक्रेन की सिर्फ एक कंपनी ओडिशा का $20 बिलियन के लगभग नुकसान हुआ था। नाज़रीन, जो कि यूक्रेन की किसी भी जंग में होने वाले नुकसान से कहीं ज्यादा नुकसान था। आलमी सतह पर इसके कारोबारी जो ताल्लुकात थे वो अलग से खराब हुए। हैकर्स यूक्रेन से इस हमले को रिवर्स करने के लिए अरबों डॉलर्स मांग रहे थे, लेकिन आलमी माहिरीन और यूक्रेनी एक्सपर्ट्स ने पाया कि फाइल्स और सिस्टम्स को जिस तरह करप्ट किया गया है, अब उन्हें रिवर्स या नॉर्मल करना हैकर्स के भी बस की बात नहीं रही। लिहाजा उस अटैक को चैलेंज समझते हुए आज खुद अपने डाटा को रिवर्स करने की कोशिश की जाए, फौरन इस हमले को जारी रहने से बाज रखा जाए। और नाज़रीन, ये हुआ कि यूक्रेन की मुआशी सल्तनत का एक बहुत बड़ा डाटा यूक्रेनियों ने अपने हाथों से 2017 में तबाह कर दिया। और नाज़रीन, उसके बाद यूक्रेन ने नए सिरे से अपनी मईशत का आगाज किया। नाज़रीन, उसके बाद इस साइबर अटैक पर अमेरिका और यूक्रेन ने मुश्तरका रिसर्च की। इंटेलिजेंस इस नतीजे पर रिसर्च करने के बाद पहुंची कि इसके पीछे रूस की खुफिया साइबर आर्मी सेंट वॉर्म निकली, जिसे ऑफिशियली रूस ने कभी कबूल नहीं किया कि ऐसी हमारी कोई आर्मी है। लेकिन नाज़रीन, दुनिया मानती है कि रूस के पास एक खौफनाक आर्मी है जो किसी भी मुल्क के अंदर साइबर अटैक कर सकती है और उसे सेंट वॉर्म कहते हैं। और ये हमें भी समझने की जरूरत है कि इसराइल के बाद दुनिया की दूसरी खतरनाक साइबर फौज रूस के पास है, जो किसी भी मुल्क के एटमी हथियारों तक कंट्रोल हासिल कर सकती है, और वो भी ऐसी सूरत में कि जहां एटम बम मौजूद हैं, वहां बगैर इंटरनेट तक लोग रसाई हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जब सन 2002 में
اسرائیل کو ایران کے خفیہ ایٹمی ہتھیاروں کا پتہ چلا کہ ایران خاموشی سے اپنے ایٹمی پروگرام پر کام کر رہا تھا، پلانٹ کو انتہائی خفیہ رکھنے کے لیے ایک صحرا میں زیر زمین اسے تعمیر کیا گیا تھا، جہاں دور دور تک انٹرنیٹ نہیں تھا اور سخت خفیہ سیکیورٹی تھی۔ زیر زمین تہ خانوں میں ایرانی سائنسدان یورینیم کی افزودگی کے لیے کام کر رہے تھے کہ اچانک ان کا پورا پلانٹ کرپٹ ہو گیا۔ دنیا بھر سے شدید مشکلات کے بعد اکٹھی کی گئی ایٹمی مشینیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور پہلے پہل تو سائنسدانوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہوا کیا ہے۔ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ کسی USB کے ذریعے پلانٹ کے سسٹم میں ایک ایسا پروگرام ڈالا گیا جس نے پوری لیب کو ہیک کر کے یوں چوک کیا کہ سکرین پر جو حالات تھے وہ نارمل رکھے، یعنی کام ٹھیک ہو رہا ہے، جبکہ اندر ہی اندر اس نے یورینیم کی افزودگی میں کام کرتی مشینوں کی رفتار کو زیادہ یا کم کر کے تباہ کر ڈالا۔ جس آٹومیٹک پروگرام کے ذریعے یہ کام ہوا اسے سٹریکس نیٹ کہتے ہیں، جسے اسرائیل نے تیار کیا تھا اور امریکہ نے ایران کی لیب میں اپنی CIA کے ذریعے اسے پہنچایا تھا۔ ناظرین، یہ تو ان ممالک کی کہانیاں ہیں جنہوں نے کئی سال پہلے سائبر وارفیئر کے لیے اپنی انویسٹمنٹ کی تھی اور مستقبل کی جدید جنگوں کی داغ بیل ڈالی تھی۔ لیکن ناظرین، ہمارے پڑوس ہندوستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں مہارت رکھنے اور مستقبل کی جنگوں کو لڑنے والے دماغ تیزی سے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ان کی کامیابی کا ثبوت یہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں میں $بلین کا ریونیو اکٹھا کیا گیا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں بھارت نے $227 ملین کا ریونیو اکٹھا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت نے محض سافٹ ویئر بیچ کر، IT کا سامان بیچ کر ایک ایسی جنگ کی تیاری کی ہے جو کبھی اگر مسلط ہوئی تو شاید ہمیں یہ نہ بتایا جا سکے کہ ہمارے پاس لڑنے کے لیے پیٹرول نہیں ہے، بلکہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس ہاتھ میں کچھ بھی باقی نہ رہے، اور وہ تمام ڈیوائسز جو جنگ کے اندر ضروری ہوتی ہیں یا پورے کا پورا انفراسٹرکچر جو مستقبل میں ڈیجیٹل ہوگا وہ کسی اور کے ہاتھ میں کنٹرول ہو رہا ہوگا۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں ہاؤسنگ سوسائٹیز اور سیاسی انتقام کی دنیا سے نکل کر جینے کی راہ ہموار کی جائے، تاکہ پاکستان سے بھاگتا انٹلیکچوئل طبقہ یہاں پر تحقیق اور تدبیر اختیار کر کے پاکستان کو مستقبل کی جنگوں کے لیے تیار کر سکے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ ناظرین، ہم بہت محنت سے یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، لہذا کمنٹ اور لائک ضرور کیا کریں۔ اسی طرح پھر سسٹم یوٹیوب کا الگوریدم پھر اس کو آگے ریکمینڈ کرتا ہے اور یہ ویڈیو دوسروں تک پہنچتی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ اللہ وارث۔